पहले मैं बताऊंगी नेफ्रेटिक, बट बिफोर गोइंग इनटू द नेफ्रेटिक सिंड्रोम इसकी कुछ वो बिफोर मतलब डिजीज़ हैं जो कि नेफ्रेटिक हैं और कौन सी नेफ्रोटिक हैं, यानी ओवरऑल स्पेक्ट्रम क्या है ऑफ द ग्लोमेरुलर डिजीज़ और फीचर्स क्या है मेन नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक के। अब वी हैव स्टडीड काफ़ी दफ़ा कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, जब भी आइटिस एंड हो रहा होता है, इट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे जो आइटिस है इसका मतलब बेसिकली इन्फ्लेमेशन है कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास मेन सिम्टम जो है वो हीमेचूरिया होता है इसके अंदर। इसके अलावा माइल्ड प्रोटीन्यूरिया हो सकता है। माइल्ड प्रोटीन्यूरिया इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्यूरिया जो है हमारे पास वो लेस दैन 3.5 ग्राम पर डे है। और ये नेफ्रेटिक जो है ये यूजुअली हमारे पास रीनल फेलियर की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं, जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं जो कि नेफ्रेटिक होते हैं। जबकि जो नेफ्रोटिक है उनके अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है प्रोटीन्यूरिया, मैसिव प्रोटीन्यूरिया, जो कि ग्रेटर दैन 3.5 ग्राम है। और इसकी वजह से ही नेफ्रोटिक के बाकी भी हमारे पास जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब जो नेफ्रेटिक डिजीज़ हैं और नेफ्रोटिक डिजीज़ हैं वो बेसिकली हो कैसे रही होती हैं। अब मैंने बताया कि जो मतलब 3-4 मेन पार्ट्स थे, कौन से थे? मेसेंजियम था, एंडोथेलियल सेल्स थे, एपिथेलियल सेल्स थे और बेसल मेम्ब्रेन थी। अगर हमारे पास एंडोथेलियल या फिर मेसेंजियल सेल्स या मेसेंजियम डैमेज हो रहा होगा तो हमारे पास नेफ्रेटिक डिजीज़ होती हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लड के साथ कांटेक्ट होता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सारे हमारे पास ब्लड सेल्स आ सकते हैं। और लेकिन जो नेफ्रोटिक है वो यूजुअली हमारे पास जो है उनमें पोडोसाइट्स डैमेज हो रहे होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। लेकिन जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो हमारे पास ब्लड से उनका एक बैरियर होता है, मेन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो नेफ्रोटिक हैं उनमें हमारे पास ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, उनमें से प्रोटीन्यूरिया होता है, वो इसलिए हमारे पास जो है वो यूजुअली पोडोसाइट्स के डैमेज की वजह से हो रहे होते हैं। अब नेफ्रेटिक डिजीज़ कौन सी है मेन और नेफ्रोटिक डिजीज़ कौन सी है मेन। अब ये कुछ डिजीज़ हैं: पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आईजीए नेफ्रोपैथी, हेरिडिटरी। ये सारी मेन हमारी नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स हैं। नेफ्रेटिक को ही हम जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, ऑब्वियसली आइटिस से एंड हो रहा है। जो डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इट इज़ बेसिकली अ नेफ्रेटिक सिंड्रोम, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये नेफ्रोटिक यानी प्रोटीन्यूरिया ग्रेटर दैन 3.5 ग्राम की तरफ भी चला जाता है। जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसके नाम में आइटिस आ रहा है तो इट्स नेफ्रेटिक, लेकिन ये नेफ्रोटिक भी होता है। इट्स बोथ नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक। नेफ्रोटिक में मेन हमारे पास आते हैं मिनिमल चेंज डिजीज़, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, फिब्रिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एमाइलोइडोसिस वाली नेफ्रोपैथी। ये सारी जो हैं ये सारी हमारे पास नेफ्रोटिक डिजीज़ हैं। अब वी विल स्टार्ट विद द पैथोजेनेसिस ऑफ द नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक डिजीज़ में हमारे पास वेरियस कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन बैरियर है वो डैमेज हो रहा है। एंड एज आई टोल्ड कि वो मोस्टली या तो एंडोथेलियम डैमेज है या मेसेंजियम डैमेज है। और मेन कॉज जो है वो इसका यूजुअली वो इम्यून होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड एंटीबॉडीज़ विच कैन बी सर्कुलेटिंग, और यानी सर्कुलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, सर्कुलेटिंग एंटीजेंस थे, या हमारे पास रीनल एंटीजेंस थे जो किडनी में प्रेजेंट थे, या फिर हमारे पास कुछ सर्कुलेटिंग एंटीजेंस थे जो कि किडनी में जाके प्लांट हो गए। तो मतलब बाद में तो प्लांट ही थे, तो यानी वो अभी किडनी में ही हैं, तो वो इम्प्लांटेड एंटीजेंस हैं। इसके अलावा ये जो एंटीजन है ये एक्सोजेनस भी हो सकते हैं और एंडोजेनस भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि बैरियर डैमेज हो गया, तो हमारे पास सबसे पहला जो मेन इसका सिम्टम है वो क्या है? हीमेचूरिया। इसके अलावा माइल्ड प्रोटीन्यूरिया भी हो रहा है क्योंकि कुछ प्रोटीन लॉस भी हो रहा है, और जीएफआर जो है हमारा वो कम हो जाता है। अब जीएफआर क्यों कम हुआ हुआ है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, हाइपर सेलुलैरिटी हुई हुई है, तो ब्लड कैन नॉट फ्लो दैट इजीली, तो ब्लड उतना फिल्टर आउट नहीं होता और जीएफआर कम हो जाता है, जिसका इफेक्ट क्या होता है? ऑब्वियसली एक तो हमारे पास कम यूरिन प्रोड्यूस हो रही है, ओलिगोयूरिया। इसके अलावा जो 1 to क्रिएटिनिन रेशियो है वो बढ़ गई है। वो बढ़ी कैसे है? क्योंकि जो बन यानी ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन यूरिया जो है हमारा, और क्रिएटिनिन दोनों सिक्रीट होते हैं, फ़िल्टर होते हैं, बेसिकली एक्सक्रीटिंग फ़िल्टर होते हैं, और फ़िल्टर होने के बाद जो सिर्फ हमारे पास यूरिया है ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्रिएटिनिन रीएब्जॉर्ब नहीं होता। और जब हमारे पास जीएफआर कम होता है तो जीएफआर जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन को स्टिमुलेट करता है, वो आगे एल्डोस्टेरोन को करता है,
और सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो रही होती है। और ये जो वाटर जो है वो कैसे रिटेन हो रहा है, क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है ज़्यादा, और जितना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यूरिया फॉलोअर्स वाटर। तो इसलिए हमारे पास 1 to क्रिएटिनिन रेशियो बढ़ जाती है, क्योंकि क्रिएटिनिन तो उतना ही है लेकिन यूरिया अब ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है हमारा वो बढ़ जाता है कैपिलरीज के अंदर, और क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो रहा ज़्यादा तो उसकी वजह से क्या होता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास एडीमा होता है। इसके अलावा हमारे पास हाइपरटेंशन हो रही होती है। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। एक दो चीज़ें जो मिस हुई हैं वो यही हैं कि हमारे पास WBCs जो हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, हाइपर सेलुलैरिटी हुई है, तो WBCs भी आ सकते हैं यूरिन में। लेकिन वो जो है वो हमारे पास होता है स्टीराइल पायूरिया, क्योंकि कोई इन्फेक्शन नहीं हुई भी, बस इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से WBCs आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो GFR कम हुआ है, टोल्ड कि GFR जो कम हुआ है वो इसलिए है क्योंकि हाइपर सेलुलैरिटी हुई है एंड ब्लड का फिल्टर आउट होना इज़ डिफ़िकल्ट। एक और वजह से जिसकी वजह से GFR मतलब ब्लड का फिल्टर आउट होना इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज हमारे पास जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो सबसे पहले मीज़ांजियल सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी GFR कम हो जाता है। ये हो गई बेसिक पैथोजेनेसिस ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब बाकी बारी बारी सारे जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम थे उनकी डिटेल बताती हूँ। सबसे पहला था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंड यूजुअली पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ही कहते हैं क्योंकि यही होता है, लेकिन इसे एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी और वजह से भी हो सकता है, जिस तरह ल्यूपस में भी हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट अदर जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो भी ये एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करा सकते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रेप में हो रहा है तो ऑब्वियसली विल से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ग्रुप जो बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप है उसकी वजह से हो रहा होता है, और स्ट्रेपायोजीन्स, और होता क्या है कि बीटा हीमोलिटिक ही होता है। खैर, तो स्ट्रेपायोजीन्स इन्फेक्शन होती है बंदे को, और स्ट्रेपायोजीन्स में भी सारे नहीं, उसकी जो नेफ्रिटोजेनिक टाइप्स हैं, जो स्ट्रेन्स हैं नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन्स, वो जो है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कराती हैं। बाकी कुछ रूमेटिक फीवर भी कराती हैं, कुछ होती हैं वो दोनों ही नहीं कराती, तो नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन्स होती हैं। इसके अलावा वो स्ट्रेन्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं टाइप 1, 4, 12 एम प्रोटीन के बेसिस पे कर रहे होते हैं हम। तो ये हो गई उसकी नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन्स। अब वो इन्फेक्शन कराती हैं, वो इम्पेटाइगो, वो स्ट्रेप थ्रोट दोनों करा सकती हैं। इसके अलावा जब बंदे को ये डिजीज़ होती है उसके 1 to 4 वीक्स बाद जो है उसको किडनी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पेशेंट आता कैसे, पेशेंट इज़ यूजुअली अ चाइल्ड जिसको कोई इन्फेक्शन हुई, ठीक है, स्ट्रेप थ्रोट था या उसको स्किन इन्फेक्शन थी, ठीक है। उसके बाद 1 to 4 वीक्स बाद उसको अचानक से नेफ्रिटिक सिम्टम्स आने लगे। नेफ्रिटिक सिम्टम्स क्या थे, कोला कलर्ड यूरिन, हीमेचूरिया सबसे पहले। इसको माइक्रोस्कोपी कराएंगे तो उसमें कास्ट RBC कास्ट मिलेंगे। इसके अलावा क्या, ओलिगूरिया, हाइपरटेंशन, एडीमा, और क्या था, रेज्ड 1 to क्रिएटिनिन रेशियो, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ एक चाइल्ड प्रेजेंट करता है, और होता क्या है बेसिकली इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस हैं, वो मैंने बहुत गंदा एंटीजन ड्रॉ किया है, और इसके अलावा हमारे पास जो एंटीबॉडी इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ढेर सारे होते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे किडनी में जाके सेटल हो जाते हैं, और वहाँ जाके ऑब्वियसली क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे एक्टिवेट करते हैं, क्लासिकल पाथवे से। एंटीजन एंटीबॉडी वाला इज़ ऑलवेज क्लासिकल पाथवे, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है, ये हमारे पास फर्दर इन्फ्लेमेशन करा रहा होता है, और मिज़ांजियल सेल एक्टिवेशन और मीडिएटर सिक्रीट हो रहे होते हैं, ल्यूकोसाइट्स आ रहे होते हैं, और डैमेज हो रही होती है हमारे पास जो फिल्ट्रेशन बैरियर है, जो हमारे पास परमेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और इसके अलावा बेसल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, और इन्फ्लेमेशन और ब्लड और वही सारा, ठीक है।
अब कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसमें यूज़ अप हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास ब्लड में कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और वो किडनी में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूज़ अप हो रहा है। इसकी वजह से हमारे पास हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया हो जाता है, डिक्रीज्ड C3 लेवल्स इन द ब्लड। और ये हमारे पास कौन कौन से डिजीज़ में होता है अभी से ही बता देती हूँ। ये हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ल्यूपस, इन सब में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जो है वो कम हुआ होता है, ठीक है। अब ये इसकी होगी पैथोजेनेसिस। अब इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि ऑब्वियसली इसके एंटीबॉडी टाइटर ज़्यादा हैं, तो जब हम ब्लड में एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हुई होंगी, C3 लेवल्स कम हुए होंगे। बाकी कोला कलर यूरिन, कास, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन, एडीमा, बर्न क्रिएटिनिन रेशियो, पैथोजेनेसिस और बेसिक क्लिनिकल पिक्चर देख ली। अब है इसकी लैब डायग्नोसिस, इसकी माइक्रोस्कोपी हम कैसे देखते हैं। अब जितनी भी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं उनकी माइक्रोस्कोपी में हमने लाइट माइक्रोस्कोप फाइंडिंग्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फाइंडिंग्स और इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये सारी देखनी है। सबसे पहले है लाइट माइक्रोस्कोप फाइंडिंग्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो जो ग्लोमेरुलाई हैं वो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हुई है, तो वो हाइपर सेलुलर और इन्फ्लेम्ड मिलेंगे। हाइपर सेलुलर क्यों थे? एज आई टोल्ड बिफोर, मेसेंजियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, पोडोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, सबकी वजह से। फिर अगर जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक, देयर इज़ अ बज़वर्ड व्हिच इज़ सब एपिथेलियल हम्प्स। क्यों बने होते हैं? क्योंकि हमारे पास जो इम्यून डिपॉजिट्स हैं वो सब एपिथेलियल में जाकर मतलब सब एपिथेलियली डिपॉजिट होके हम्प्स बना रहे हैं। और बेसिकली पहले वो जो है एंडोथीलियल सब एंडोथीलियली डिपॉजिट होते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से जो है वो टूटते हैं और डिसिपेट करते हैं और माइग्रेट करते हैं और वो एंडोथीलियल और वो जो है वो सब एपिथेलियल चले जाते हैं। इनिशियली जो है सब एंडोथीलियल होता है। तो ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जो इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस है उस पर क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुए हैं बेसल मेम्ब्रेन पे, तो वो हमारे पास जो है वो ग्रैन्युलर नज़र आ रही होती है। जितने भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वाले उनमें सारों में ग्रैन्युलर ही नज़र आ रही होगी। और बेसिकली जो IgG और C3 के लिए हम स्टेन करके देखते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होती है कि जो है हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस से बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है वो हमने एंटीबॉडीज़ डालनी होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ के साथ जो एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, तो जब हम उसे देखते हैं तो वो ग्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट में ये होता है कि हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो हम एक एंटीबॉडी डाल देते हैं, ठीक है। तो उस वो एंटीबॉडी के साथ हमने वही फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया होता है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट क्या होती है कि हम एक एंटीजन है, उस एंटीजन के ऊपर एक एंटीबॉडी लगी हुई है, तो हम उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करें तो उस एंटीबॉडी के लिए हम एक और एंटीबॉडी डालते हैं जिसके ऊपर एक फ्लोरेसेंट व्हाटएवर चीज़ लगी हुई है कि वो ग्लो करे। एनीवेज, तो इसमें जो है हम चेक कर रहे होते हैं IgG और C3 का, क्योंकि वो IgG कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करता है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट भी वहाँ ऑलरेडी है, तो इसलिए इसके लिए जो है वो पॉजिटिव होती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस और वो ग्रैन्युलर नजर आ रही होती है। दिस इज इट अबाउट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, तो द नेक्स्ट इज़ रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इसको हम क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। क्रिसेंटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है कि हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो डैमेज होती है, उसकी वजह से हमारे पास सेल्स लीक कर रहे होते हैं, डिफरेंट RBCs लीक कर रहे हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हुई है तो ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं, ठीक है। और लीक जो कर रहे हैं उसमें हमारे प्लाज्मा भी लीक कर रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी लीक कर रही हैं और उसके अंदर डिफरेंट कोआगुलेंट प्रोटीन्स हैं, जिस तरह हमारे पास थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिन बना देगी वो, तो वो यहाँ आ जाती हैं। अब जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आती हैं तो वहाँ पे हमारे पास टिश्यू फैक्टर होता है और वो क्या करता है कि इन सेल्स को और इन प्रोटीन्स को आपस में कोआगुलेट करके इस तरह क्रीसेंट्स बना देता है ग्लोमेरुलाई में। तो वो हमें जो है हिस्टोलॉजिकल सेक्शन जब हम देखते हैं उसका, जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें इस तरह क्रीसेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए हम इसे क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं।
अब इसके नाम से पता चल रहा है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो रैपिड प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं कि एक दफ़ा जब हमारे पास क्रीसेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो वो अचानक से, मतलब एक दफ़ा क्रीसेंट बन जाए तो उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा क्रीसेंट्स बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रीनल फेलियर की तरफ मूव करने लग जाता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं रैपिड प्रोग्रेसिव। इसके अलावा द थिंग टू नोट अबाउट दिस इज़ कि इट इज़ नॉट बेसिकली अ डिज़ीज़, किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ का नाम नहीं है, ये एक मॉर्फोलॉजी का नाम है जो कि डिफरेंट डिजीज़ की वजह से हो रही होती है, जो बेसिकली हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करी हैं। तो हम इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, हम बेसिकली ना इसको इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर क्लासीफाई कर रहे होते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज से ये रिएक्ट कर रहा है। उसकी बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ग्रैन्युलर और नेगेटिव। जो लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है हमारी वो होती है एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ में, जिसमें हमारे पास एंटी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। जो ग्रैन्युलर है वो हमारे पास डिफरेंट इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन डिजीज़ में होती है, जिसमें हमारे पास सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आके डिपॉजिट हो रहे होते हैं। और जो नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, यानी हमें कोई इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिल ही नहीं रही, इसे हम कहते हैं पॉसी इम्यून रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कि इसमें हमें कोई इम्यूनोफ्लोरेसेंस ही नहीं मिली। तो ये हमारे पास जो है ये यूजुअली होती है इन डिजीज़ लाइक जिनमें एनका एंटीबॉडीज़ हो, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। तो पॉसी इम्यून हो गई, जो नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस है ग्रैन्युलर हो गई और लीनियर हो गई। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं रैपिड प्रोग्रेसिव की, क्योंकि इसमें ये कॉमन होती है तीनों में। तो मॉर्फोलॉजी में अगर ओवरऑल जब हम किडनीज को देखेंगे तो वो हमें इनलार्ज नज़र आएंगी और पेल नज़र आएंगी। इसके अलावा पेटिकल हेमरेजेस भी मिल सकते हैं हमें उन पे। इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें ऑब्वियसली क्रीसेंट्स मिलेंगे और उन क्रीसेंट्स के अंदर फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स भी मिलेंगे। और क्या होगा, उन क्रीसेंट्स के अंदर सेल्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आए हुए हैं। इसके अलावा मतलब साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो मैक्रोफेजेस और अदर इम्यून सेल्स। इसके अलावा मीज़ांजियल सेल की प्रोलिफरेशन हो रही है, एंडोथेलियल सेल की हो रही है, तो उस वजह से सारे क्रीसेंट्स बन रहे हैं। इसके अलावा सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेक्रोसिस हो रही होती है। तो हमें लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर क्या नज़र आता है कि ग्लोमेरुलर, जो एक ग्लोमेरुलस है उसका कुछ सेगमेंट जो है वो उसकी नेक्रोसिस हुई भी है। तो ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, तो क्या नज़र आएगा, रप्चर्स इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, वही हमें नज़र आता है। बाकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो मैंने बता दिया कि लीनियर होगी या ग्रैन्युलर होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो वो क्यों होगी वो मैं आगे फिर बायो वाली जो डिजीज़ पढ़ी हैं उनमें बताती हूँ। अब सबसे पहला जो है इसमें वो क्या है, वो है एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ जिसमें बन रही होती हैं, जिसमें हमारे पास लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आ रही होती है। तो मैंने पहले बताया था कि हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेजन होता है। कोलेजन की हमारे पास मतलब ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और उसके एक एंड पे हमारे पास NC1 डोमेन होती है। तो ये जो NC1 डोमेन है जो कि C टर्मिनल पे प्रेजेंट है, इसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं और वो क्या करती हैं, अगर ये हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये NC1 मॉलिक्यूल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इस तरह आके ना एंटीबॉडीज़ लग जाती हैं। तो जब हम उसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराते हैं ना तो वो हमें ऐसे नज़र आती हैं कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है इसमें। अब ये NC1 पोर्शन जो है ये होता है हमारे पास α3 चेन का। मतलब मैंने कहा था ना कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो कोलेजन होता है वो कोलेजन 4 होता है और उसके अंदर α3, α4 और α5 चेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो α3 का जो NC1 डोमेन है ना उसके अगेंस्ट बन रही होती हैं और α3 चेन जो है हमारे पास वो लंग्स में भी प्रेजेंट होती हैं। ये लंग्स बने हुए हैं एनीवेज। तो
अल्फ़ा 3 चेंज जो है वो लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो क्या आते हैं कि हमें हीमेचूरिया तो हो ही रहा होगा क्योंकि किडनी की ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, लेकिन क्योंकि लंग्स की हो रही है तो हीमोप्टासिस भी हो रहा होगा, तो हमारे पास किडनी और पल्मोनरी दोनों सिम्टम्स आते हैं। इसकी एग्जांपल है गुड पास्चर सिंड्रोम, उसमें ये हो रहा होता है। और वैसे जो हमारे पास ये सारा जो पूरा मॉर्फोलॉजी वाला जो सिंड्रोम है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये पूरा क्योंकि इम्यून ही रीजंस की वजह से हो रहा है, एंटीबॉडीज़ की वजह से ही हो रहा है। तो हम ना हर किसी में स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, स्टीरॉइड्स हर किसी में काम करते हैं, लेकिन ये जो एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली डिजीज़ है ना, इसके अंदर हम प्लाज्मा फेरेसिस भी कर सकते हैं, जिसमें हम प्लाज्मा रिमूव करते हैं बंदे का और रिप्लेस करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ है उनकी अमाउंट कम हो जाती है, तो प्लाज्मा फेरेसिस कैन हेल्प। स्टीरॉइड्स देते हैं एक तो, और प्लाज्मा फेरेसिस। अब द नेक्स्ट वन इज़ अगली है जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, जिसमें ग्रैन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आ रही है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं। अब जो हमने पिछली पढ़ी थी उसमें क्या था कि हमारे पास जो एंटीजन था वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट था और बाहर से सिर्फ एंटीबॉडीज़ आके लग रही थी, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लेकिन इसमें क्या है कि ये हमारी अगर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो सर्कुलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं इस तरह, और वो आके हमारे पास यहाँ डिपॉजिट हो गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये है हमारे पास टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल में सबसे पहले तो हमारे पास वही आ जाता है जो हमने पहले पढ़ा है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो इसमें प्रोग्रेस कर सकता है क्रिसेंटिक में। इसके अलावा हमारे पास ल्यूपस नेफ्राइटिस जो है वो भी इसकी एग्जांपल है, क्योंकि ल्यूपस में क्या हो रहा होता है, हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, एंटी न्यूक्लियर ऑटो एंटीबॉडीज़, और उसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि वो आके हमारे पास सब एंडोथीलियल, सब एपिथीलियल, मीज़ांजियल हर जगह डिपॉजिट हो रही होती हैं। और ल्यूपस में होता क्या, एक स्पेसिफिक फीचर इसका ये होता है कि हमारे पास फुल हाउस इम्यूनोफ्लोरेसेंस आती है। फुल हाउस इम्यूनोफ्लोरेसेंस का क्या मतलब है कि इसमें IgG भी होगा, इसमें C3 भी होगा, इसमें C1q भी होगा। C1q बेसिकली क्या दिखा रहा है कि हमारे पास क्लासिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट हुआ हुआ है, क्योंकि क्लासिक पाथवे C1 से शुरू होता है ना, तो C1 भी है, C3 भी है, और IgG भी है, IgA भी होता है, आई थिंक IgM भी होता है, तो सारी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। हाँ, IgA और M दोनों होते हैं। तो ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं ऑफ द ल्यूपस नेफ्राइटिस, एक तो फुल हाउस इम्यूनोफ्लोरेसेंस, और दूसरा ये कि ये सब एंडो, सब एपिथीलियम और मीज़ांजियल हर जगह डिपॉजिट होता है। इसमें भी सर्कुलेटिंग होती हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होती हैं इसके अंदर, जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। है तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हो गया, ल्यूपस हो गया, इसके अलावा हमारे पास IgA नेफ्रोपैथी जो इसके बाद पढ़नी है वो भी इसकी एग्जांपल है, उसमें भी हमारे पास क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिल सकता है। इसके अलावा एक इसके बाद और भी पढ़ना है डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो उसमें भी जो है हमारे पास क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की मॉर्फोलॉजी हो सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आके डिपॉजिट हो रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज कर रहे हैं और उसकी वजह से क्रीसेंट्स बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ पॉसी इम्यून रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब जो इसमें मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास सर्कुलेटिंग एनका एंटीबॉडीज़ होती हैं, विच आर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, और जो पॉसी इम्यून है ना ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब जो हमारे पास रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केसेस हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो ये पॉसी इम्यून वाले के ही होते हैं। अब एनका एंटीबॉडीज़ जो हैं इसमें हमारे पास जो है ना दो तरह की होती हैं, एक होती हैं पेरी न्यूक्लियर और एक होती हैं साइटोप्लाज्मिक। तो हम करते क्या है कि हम एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर जो है ना हम उसके ऊपर बेसिकली न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स हैं फॉर एग्जांपल, और हम पेशेंट का सीरम जो है ना वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर उसके बाद अगर हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं वो साइटोप्लाज्म में बाइंड करेंगी तो वो C एंका होंगी, और अगर वो हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड बाइंड करेंगी तो वो पेरी न्यूक्लियर एंका एंटीबॉडीज़ होंगी। C एंका को हम PR3 एंका भी कहते हैं। PR3 एंका हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीनेज 3 है ना, वो एक प्रोटीन होती है न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट,
ये सी एन का एंटीबॉडीज़ उनके उस प्रोटीन के अगेंस्ट भी काम करती हैं, तो इसलिए हम इसे PR3 का भी कहते हैं, प्रोटीनेस 3, जो कि न्यूट्रोफिल प्रोटीन है। इसके अलावा जो PN का है उसे हम MPON का भी कहते हैं। MPO क्या है? MPO होता है माइलोपेरोक्सीडेज, और क्योंकि ये माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट, जो न्यूट्रोफिल का माइलोपेरोक्सीडेज है उसके अगेंस्ट भी काम करती हैं, तो इसलिए हम इसे MPON का कहते हैं। इसके अलावा इन दोनों का और डिफरेंस ये भी है कि जो हमारे पास CN का है वो यूजुअली हमारे पास मैक्रोफेज के लाइसोसोम्स को एक्टिवेट करी होती है, ठीक है। और क्योंकि वो मैक्रोफेज को करी है तो इसलिए ये हमारे पास जो है यूजुअली वो स्कारिंग और फाइब्रोसिस करा रही होती है। और जो PN का है वो हमारे पास यूजुअली जो है वो न्यूट्रोफिल के ग्रैन्यूल्स को जो है वो एक्टिवेट करी होती है, और क्योंकि वो न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करी है तो इसलिए ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस कराती है। तो हमारे पास पॉसी इम्यून में एन का एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो PN का भी हो सकती हैं, CN का भी हो सकती हैं। CN का जो है उनको हम PR3 का भी कहते हैं क्योंकि वो प्रोटीनेज 3 के अगेंस्ट काम करती हैं, और PN का को हम MPON का भी कहते हैं क्योंकि वो माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट काम करती हैं। CN का जो है वो मैक्रोफेज के लाइसोसोम्स को एक्टिवेट करता है, तो इसलिए वो स्कारिंग और फाइब्रोसिस में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा। और जो PN का है वो न्यूट्रोफिल की ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट करती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और ये दोनों जो है ये हमारे पास वैस्कुलाइटिस, रीनल वैस्कुलाइटिस करवाती हैं। अब कौन सी एंटीबॉडी किस तरह की डिजीज़ में मिलेगी वो मैं भी बताती हूँ। बेसिकली ये सारी होती वैस्कुलाइटिस वाली डिजीज़ में ही है। जो हमारे पास PN का है ना वो हमारे पास हो सकती है या तो माइक्रोस्कोपिक पोली एंजियाइटिस में, और या ये हमारे पास हो सकती है चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम में। तो मतलब इन दोनों में हमें जो है वो PN का मिलता है, और PN का जो है वो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, वो चर्ग स्ट्रॉस है या फिर वो माइक्रोस्कोपिक है। तो जो चर्ग स्ट्रॉस है इसमें हमारे पास ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है और हमें इओसिनोफिलिया मिलता है। इसके अलावा एस्थमा वगैरह मिलता है। और जो माइक्रोस्कोपिक पोलियांजाइटिस है ना ये अफेक्ट करता है स्मॉल वेसल्स को, और जो चर्ग स्ट्रॉस है ये हमारे पास बेसिकली करता है मीडियम साइज वेसल्स को। तो हम इसको क्लिनिकल सिम्टम्स की बेसिस पे इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और CN का जो है वो हमारे पास होती है वेजनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस की वजह से, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ग्रैन्युलोमेटस है। और मैंने पहले बताया था वैस्कुलाइटिस होता है, तो ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वेसल्स की। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं हीमचूरिया, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हीमोप्टिसिस। अभी तक इसके सिम्टम्स कैसे हैं? अभी तक इसके सिम्टम्स हैं गुड पास्चर्स की तरह के, वो जो एंटी-GBM वो हमने पढ़ी है। लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट क्या करता है कि इसमें हमारे पास नेज़ल फेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जिस तरह साइनोसाइटिस वगैरह। तो इसकी बेसिस पे जो है हम इसे गुड पास्चर से या एंटी-GBM वाली जो है उससे हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया पॉसी इम्यून। अब जो हमारे पास रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसके बारे में इतना ही था, यही कि ये जो है हमारे पास बेसिकली एक मॉर्फोलॉजी है जिसमें आगे फर्दर डिफरेंट डिजीज़ की वजह से हो सकता है, उसकी बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया हुआ है इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बेस पे, विच कैन बी लीनियर, जो कि एंटी ग्लोमेरुलर बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन डिजीज़ की वजह से होती है, और क्या कहते हैं इसे ग्रैन्युलर, जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है और जो डिपॉजिट हो रहे होते हैं, और जो थर्ड है वो नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉसी इम्यून। अब जो नेक्स्ट डिजीज़ है नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, पहले हमने पढ़ी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर पढ़ी रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब अगली जो है वो है हमारी IgA नेफ्रोपैथी। इसका एक और नाम है बर्गर डिजीज़। ना द थिंग इज़ एक और डिजीज़ है उसका नाम भी बर्गर डिजीज़ है, बस उसके स्पेलिंग जो है वो BUERGER होते हैं। तो वो जो है उसका अदर नेम है थ्रोम्बो एंजियाइटिस ओब्लिटरेंस। अब उसके नेम से पता चल रहा है कि उसमें एंजियाइटिस यानी वेसल्स की ऑब्लिटरेशन हो रही है, और वो कैसे होती है कि उसके अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, यूजुअली हमारी आर्म्स और लेग्स की वेसल्स में होती है। तो दैट इज़ एन इंटायरली डिफरेंट डिजीज़। IgA नेफ्रोपैथी को भी हम बर्गर डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें होता क्या है हमारे पास कि नॉर्मली जो हमारे पास IgA है वो हमने पढ़ा था कि वो
एक मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है इस तरह बस। तो लेकिन अगर ये पॉलीमेरिक फॉर्म से प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास लिवर में जाके उसकी वो कैटाबलाइज हो जाती है। तो इस डिजीज़ में अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पास जो IgA है उसके साथ क्या होता है कि एक गैलेक्टोज ने अटैच होना होता है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकन। और ये इसकी ये जो हिंज रीजन है ना, यहाँ पे उस ओ ग्लाइकन ने अटैच होना होता है, विच इज़ बेसिकली अ गैलेक्टोज कंटेनिंग शुगर। तो अगर इसकी अटैचमेंट में कोई मसला हो तो हमारे पास पॉलीमेरिक फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है कि IgA नॉर्मल नहीं बन रही, एबरेंट IgA बन रही है, ठीक है। अब सिर्फ इस एबरेंट IgA का बनना जो है इट कैन नॉट कॉज IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें मल्टी हिट इटियोलॉजी है। यानी मल्टी हिट का क्या मतलब है कि उसमें ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। एक तो हमारे पास ये हुआ कि एबरेंट IgA है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि IgA ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो रही हो। अब IgA ज़्यादा कब प्रोड्यूस होगी? जब भी हमारे पास कोई भी म्यूकोजल इन्फेक्शन होगी, क्योंकि IgA कहाँ होती है, वो हमारे पास म्यूकोजल सर्फेसिस को प्रोटेक्ट कर रही होती है, सिक्रीशंस में होती है। तो जब भी हमारे पास म्यूकोजल इन्फेक्शन होगी और हमारे पास IgA ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमारे पास वैसे ही एबरेंट बन रही है, तो वो IgA जो है वो क्या होगी कि वो डिपॉजिट हो जाएगी। एक तो वो खुद जाके डिपॉजिट हो जाएगी क्योंकि वो मल्टीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, और दूसरा क्या होगा कि क्योंकि वो हमारे पास नॉर्मल नहीं बन रही तो उसके अगेंस्ट हमारे पास IgG एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं जो कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी दोनों केसेस हो सकते हैं कि IgA डायरेक्टली भी डिपॉजिट हो सकती है और वो एज एन एंटीजन काम करिए जिसके अगेंस्ट IgG एंटीबॉडी बन रही है और फिर वो कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहा है। तो हमारे पास होता क्या है यानी इस डिजीज़ में कि हमारे पास एपिसोड्स होते हैं ऑफ हेमेचूरिया। और एपिसोड्स कब होते हैं कि जब हमारे पास जैसे ही कोई डिजीज़ होती है जिसमें म्यूकोजल इन्फेक्शन है, IgA बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बंदे को नेफ्रोपैथी हो जाती है, और वो जैसे ही वो इन्फेक्शन ख़त्म होती है तो साथ ही वो नेफ्रोपैथी भी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब IgA जो है वो हमारे पास क्लासिकल पाथवे को तो एक्टिवेट नहीं कर सकती, तो वो हमारे पास ऑल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू जो है वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिव करती है और एक्टिवेट करती है। और इसके अलावा अगर वो कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो रहे हैं जिसमें IgG और IgA बाइंड हुए हैं तो वो हमारे पास क्लासिकल पाथवे के थ्रू कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से हमारे पास बेसिकली डैमेज हो रहा होता है और नेफ्रोपैथी हो रही होती है, नेफ्राइटिस हो रहा होता है, हीमोचूरिया वगैरह वो सब। खैर, तो अब होता क्या है कि ये तो हमारे पास हो गई ना प्राइमरी IgA नेफ्रोपैथी। इसके अलावा सेकेंडरी IgA नेफ्रोपैथी भी होती है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास कोई इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, अब इंटेस्टाइनल डिजीज़ में क्या होगा कि उसमें हमारे पास कोई इस तरह की डिजीज़ है जो कि हमारे पास इंटेस्टाइन की जो म्यूकोज़ा है उसका डिफेक्ट कर रही है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा IgA प्रोड्यूस हो रही है, जिस तरह सीलिएक डिजीज़ में ये हो रहा होता है, तो उससे IgA नेफ्रोपैथी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास कोई लिवर की डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास मल्टीमेरिक फॉर्म है वो वैसे ही मतलब उसकी वो कैटाबलाइज नहीं हो रही, तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा कि IgA नेफ्रोपैथी हो जाएगी। तो जो सेकेंडरी IgA नेफ्रोपैथी है वो हमारे पास इंटेस्टाइनल या फिर लिवर डिजीज़ की वजह से हो सकती है। इसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी रह गई है। अब लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें क्या मिलता है, इनिशियल स्टेजेस में तो हमें हाइपर सेलुलैरिटी मिलती है क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ है, उसकी वजह से हमारे पास साइटोकाइन्स रिलीज़ हो रहे हैं जो कि प्रोलिफरेशन करा रहे हैं, और उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स वगैरह भी आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जिसमें यानी वही प्रोलिफरेशन हुई है और एक जगह मतलब कुछ ग्लोमेरुलाई में बहुत ज़्यादा हो रही है और उधर वहाँ इसलिए उसकी वजह से वहाँ डैमेज हो रहा है, वो ग्लोमेरुलाई डैमेज हो गया तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। और फिर उसके बाद जब वो ऑब्वियसली हील करेंगे और वहाँ स्कारिंग होगी और अगर हमारे पास ज़्यादा क्या नाम है कोलेजन डिपॉजिट होने लग जाएगा मेसेंजियल सेल की एक्टिवेशन की वजह से, तो वहाँ पे स्क्लेरोसिस भी हो जाती है। इसके अलावा बहुत रेयर केसेस में ये क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कर सकता है। उसके बाद हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हमें डिपॉजिट्स मिलेंगे इन द मेसेंजियम, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो था उसके अंदर हमें कहाँ मिले थे, सब एपिथेलियल मिले थे, और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं मेसेंजियम में।
जो क्या नाम है रैपिड प्रोग्रेसिव वाला है उसमें तो हर किसी का डिफरेंट सीन था और इतना कोई इंपॉर्टेंट था भी नहीं. बस ये है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में सब एपिथेलियल थे, जो सब एपिथेलियल हम्स बन के थे, और यहाँ पे जो हमारे पास आईजीए नेफ्रोपैथी उसमें मीज़ेंजियम में मिलते हैं. उसके बाद आती है इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस. तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है उसमें हमें क्या मिलेगी, वो होगी हमारे पास ग्रैन्युलर होगी, और मिलेगी किससे, आईजीए के अगेंस्ट जो है वो मिलेगी हमें, यानी आईजीए वाली मिलेगी ग्रैन्युलर होगी, और आईजीए हमें कहाँ मिलेगी, मीज़ेंजियम में. अब क्या नाम है, सबसे पहला कौन सा था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर आईजीए नेफ्रोपैथी. अब उसके बाद हमारे पास आता है हेरिडिटरी नेफ्राइटिस. ये अभी हम सारे पढ़े हैं, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, हेरिडिटरी नेफ्राइटिस. हेरिडिटरी नेफ्राइटिस का नाम से पता चल रहा है कि ऐसी किडनी में कोई ऐसी हमारे पास जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यानी कोई जेनेटिक कोई कॉज है नेफ्राइटिस के पीछे जो कि शुरू से ही प्रेजेंट है. तो ये किस म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, वो म्यूटेशन हमारे पास यूजुअली जो है वो कोलेजन की जीन्स में हो रही होती हैं, और इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं. एक तो एल्पोर्ट सिंड्रोम आ जाता है, और एक आ जाता है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी. थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी जो है इसको हम बिनाइन फेमिलियल हीमेचूरिया भी कहते हैं. यानी नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत, यानी जो हीमेचूरिया है ना उसके वो एक तो हमें इतना नज़र भी नहीं आ रहा, और बिनाइन सा है, ना कोई और सिम्टम्स हैं, और बस हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन हुई हुई है. और वो थिन क्यों हुई होती है, क्योंकि हमारे पास जो कोलेजन चेन्स हैं वो अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 होती है ना. तो अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 में से किसी के अंदर कोई म्यूटेशन है जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन हुई हुई है और बिनाइन हीमेचूरिया हो रहा है, और ये बहुत कॉमन है और इसकी कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती. अब जो एल्पोर्ट सिंड्रोम है ये हमारे पास जो है ये बहुत रेयर है, और इसमें क्या होता है कि हमारे पास अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 या अल्फ़ा 5 जो कोलेजन 4 की चेन्स होती हैं हमारे पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन 4 से बना हुआ है, कोलेजन 4 अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 से बना हुआ है. इनमें से किसी के अंदर भी अगर हमारे पास म्यूटेशन होती है तो क्या होता है कि एल्पोर्ट सिंड्रोम हो जाता है, और ये यूजुअली जो है वो एक्स लिंक्ड होता है. जो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला है ये यूजुअली हमारे पास ऑटोसोमल होता है. खैर, तो एल्पोर्ट में क्या होता है, हमारे पास जो कोलेजन 4 है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे पास और भी बहुत जगह प्रेजेंट होता है. जिसे हमने पहले पढ़ा वो लंग्स में भी प्रेजेंट होता है. तो इसी तरह कोलेजन 4 जो है वो किडनी के अलावा आईज और ईयर में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो जहाँ भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी वहाँ कोलेजन 4 होगा. तो आई और ईयर में भी प्रेजेंट होता है. तो यही तीन चीज़ें हैं जो एल्पोर्ट सिंड्रोम में हमारे पास अफेक्ट हो रही होती हैं. एक तो किडनी अफेक्ट हो रही है, ठीक है. रीनल हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं, हीमेचूरिया हो रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ चला जाता है. आई में क्या है, हमारे पास ऑक्यूलर डिस्टर्बेंसेज हो रही होती हैं जिसमें हमारे पास कैटरैक्ट्स हो सकते हैं और लेंस की डिसलोकेशन हो सकती है. और ईयर में क्या होता है, हमारे पास सेंसरी हियरिंग लॉस होता है, यानी नर्व डेफनेस होती है. तो बस यही है हमारे पास कि किडनी, आई और ईयर इफेक्ट हो रहे हैं. और इसकी मॉर्फोलॉजी में हमें क्या मिलता है, इसकी मॉर्फोलॉजी में हमें बास्केट वीव अपीयरेंस मिलती है जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेट रीजन होते हैं, कहीं पे थिकनिंग हुई होती है, कहीं पे थिनिंग हुई होती है. और इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री हम करते हैं कि हम जब एंटीबॉडीज़ डालते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, तो वो जिस तरह नॉर्मल एक स्टेन दे रही होती हैं उस तरह का स्टेन नहीं देती, क्योंकि वो जो अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5 के अगेंस्ट होती है ना, जिस तरह अगर हम एंटीबॉडीज़ दें नॉर्मल में और वो अगर हम दें इस पेशेंट में, तो ऑब्वियसली अगर इसमें अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 में की म्यूटेशन है वो नॉर्मल नहीं बन रही, तो वहाँ जाके अटैच नहीं होंगी, तो वो नॉर्मल स्टेनिंग नहीं देंगी. तो इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के थ्रू हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये हमें बास्केट वीव अपीयरेंस देता है जिसमें ऑल्टरनेट थिनिंग और थिकनिंग हुई होती है. एंड दैट इज़ इट अबाउट हेरिडिटरी नेफ्राइटिस. अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल एक चीज़ उसके अंदर आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर, कि अगर आईजीए नेफ्रोपैथी जो है इसके साथ हमारे पास एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम्स भी आ जाएं तो फिर हम इसे कहते हैं हिनॉक शॉनलीन पर्परा. ठीक है, हिनॉक शॉनलीन में क्या हो रहा होता है हमारे पास कि जो आईजी है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और वो सिर्फ किडनी को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो हमारे पास स्किन को भी अफेक्ट कर रहा है. तो हमारे पास क्या होता है कि स्किन में हमारे पास क्या होता है कि जो एक्सटेंसर सर्फेसिस हैं उसके ऊपर हमारे पास पर्परिक स्किन लीजन्स मिल जाती हैं. इसके अलावा रीनल इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ हमारे पास एब्डोमिनल सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, जिस तरह वॉमिटिंग, ब्लीडिंग वगैरह. तो इसे हम कहते हैं हिनॉक शॉनलीन पर्परा. ये
IgA यानी इसके साथ ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं और बेसिकली सेम ही डिजीज़ है अगर उसके एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम्स आ जाएं। और इसमें हमें क्या होता है कि IgA डिपॉजिट्स जो हैं वो हमें स्किन में भी मिलते हैं अगर हम स्किन की बायोप्सी करें। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड सिस्टेमिक वैस्क्यूलाइटिस। ये हो गया। अब 4 डिजीज़ पढ़ ली हैं: पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, रैपिड प्रोग्रेसिव, IgA नेफ्रोपैथी, हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। अब इसके अलावा जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम है ना, उनमें 2 मैंने बताए थे, वो हैं जो कि ओवरलैप कर रहे होते हैं नेफ्रोटिक के साथ। एक तो है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो तो बिल्कुल ही हाफ है ना, यानी वो हाफ नेफ्रेटिक हाफ नेफ्रोटिक है। जो दूसरा था डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो मोस्टली नेफ्रेटिक होता है, कभी कभार नेफ्रोटिक होता है, तो इसलिए वी विल स्टडी दैट हियर। इससे बस दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए एंड दैट इज़ ल्यूपस, ल्यूपस एंड ल्यूपस। ल्यूपस में जो हमारे पास रीनल इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जो सबसे कॉमन और सबसे सिवियर डिजीज़ है वो हमारे पास यही होती है, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ल्यूपस नेफ्राइटिस के बारे में मैंने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी। एक तो ये कि उसके अंदर फुल हाउस इम्यूनोफ्लोरेसेंस हो रही होती है, IgA, IgM, IgG और C3, C1Q। और दूसरी मैंने उसके अंदर ये बताई थी कि उसके अंदर सब एंडो, सब एपिथेलियल और मीज़ेंजियल हर जगह डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रीनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और ल्यूपस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि उसकी जो मेन कॉज ऑफ जो मॉर्टेलिटी है वो भी रीनल इन्वॉल्वमेंट ही हो रही होती है। और उसमें सबसे कॉमन और सबसे सिवियर जो है वो है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ल्यूपस नेफ्राइटिस जो है उनकी डिफरेंट क्लासेस में उसको डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो उसमें होती है टाइप 1। अब इसमें टाइप सारी याद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें बस ये याद करना है कि पहली 2 जो है वो बहुत माइल्ड हैं। इनमें क्या है, हमारे पास या तो सिर्फ मीज़ेंजियल इन्वॉल्व है, मिनिमल उसकी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ये कि वो प्रोलिफ्रेशन मीज़ेंजियल की इंक्रीज हुई है, तो टाइप 2 होगी प्रोलिफरेटिव मीज़ेंजियल। उसके बाद टाइप 3 और 4 जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है दोनों। टाइप 3 है फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और टाइप 4 है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव। दोनों के नाम से पता चल रहा है कि प्रोलिफरेशन हुई है, हाइपर सेलुलैरिटी हुई है। हाइपर सेलुलैरिटी अगेन रिपीटिंग कि उनमें हमारे पास ल्यूकोसाइट्स भी आ जाते हैं, मीज़ेंजियल सेल्स भी आ जाते हैं, एंडोथेलियल सेल्स भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। लेकिन टाइप 3 में क्या है कि वो फोकल है, यानी फोकल हम तब कहते हैं जब लेस देन 50% ऑफ द ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व। अगर 50% से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं डिफ्यूज़ है, कि सारे ही ग्लोमेरुलाई ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये हो गई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और मैंने ये बता दिया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेयर और सबसे ज़्यादा लोगों को यही होती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कराती है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ल्यूपस पेशेंट्स। और टाइप 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ल्यूपस वाले बंदे को नेफ्रेटिक नहीं नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो वो हमेशा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होगी, विच वी विल स्टडी आगे। और फिर टाइप 6 जो है उसमें स्क्लेरोसिस हो जाती है, यानी कोलेजन की डिपोजिशन हो जाती है। खैर, अब इसके बारे में और क्या है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो ऑब्वियसली ग्लोमेरुलस की हमारे पास क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है हमारे पास, कि इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक वायर लूपिंग हुई होती है। वायर लूपिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलाई हैं वो नॉर्मली बहुत थिन होते हैं, लेकिन लूपस के केस में वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं और वो थिक एंड कैपिलरी लूप्स हमें जो है वो नज़र आ रही होती हैं और उसको हम कहते हैं वायर लूपिंग। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास ऑब्वियसली ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स नजर आएंगे। डिपॉजिट किस चीज़ के हैं, ल्यूपस में हमारे पास क्या बन रही होती हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या करती हैं, उनके वो कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं, वो आके हमारे पास डिपॉजिट हो रहे होते हैं, वही टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा होता है। और ये हमारे पास मोस्टली जो है वो जो हमें नज़र आते हैं ना, वो सब एंडोथीलियल नज़र आते हैं। मतलब वो मैंने बताया था सब एंडोथीलियल सब एपिथेलियल मीज़ेंजियल हर जगह ही होते हैं, लेकिन नज़र यूजुअली सब एंडोथीलियल आते हैं। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो भी हमारी ग्रैन्युलर होती है क्योंकि वही सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स हैं। दैट इज़ इट। मतलब डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव में बस याद रखना है कि ये ल्यूपस एसोसिएटेड है, ल्यूपस के अलावा कुछ नहीं याद करना। अब 5 हमने वो पढ़ लिए, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या क्रिसेंटिक, IgA नेफ्रोपैथी, हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, और लास्ट है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दैट इज़ इट अबाउट नेफ्रेटिक सिंड्रोम।